नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। ऑपरेशन सिंदूर से पिटा पाकिस्तान फिर से ऊंची हरकत पर उतर आया है और ऐसा लगता है कि पाक आर्मी चीफ मुनीर का आतंकी प्लान फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश में हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम इलाही जहीर घूम रहा है। ये भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में जहर घोल रहा है। यह उन संगठनों से मिल रहा है जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में साजिश की आशंका हो सकती है। जहीर पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत करता है तो समझिए कि मुनीर पाक की बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसलिए पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इस बार उसके लिए संभलना नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच कल से पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास होने वाला है। युद्ध अभ्यास से पहले पाकिस्तान का एयर स्पेस करीब करीब बंद हो चुका है। इसके पीछे सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस बयान से पाकिस्तानी सेना सोचने पर मजबूर हो गई और अलग अलग तरीके से विश्लेषण करने लगी और अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। लेकिन भारतीय सेना अजय है और वो हमेशा किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। कोई भी आतंकी साजिश, कोई भी बेजा हरकत पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। ऐसी हरकतों से पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि भारतीय सेना अब वो मार मारेगी जिसमें दुश्मन देश के होश भी ठिकाने आ जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। आतंक पर एक्टिव मुनीर, भारतीय जांबाज देंगे सीना चीर। पूर्वोत्तर राज्यों में हाफिज सईद की साजिश, करीबी ने डाला बांग्लादेश में डेरा। लातों के भूत बातों से कम मानते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर आतंक की साजिश रचता दिख रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद का करीबी सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर इन दिनों बांग्लादेश में काफी एक्टिव है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह बांग्लादेश में कई संवेदनशील जिलों में जाकर जहर उगल रहा है। वह वहां मौजूद कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क स्थापित कर रहा है। सवाल है कि जहीर कौन है, तो बता दें कि जहीर पाकिस्तान की मरकजी जमीयत अहले हदीस का महासचिव है। जहीर 25 अक्टूबर को ढाका पहुंचा, जहां उसके स्वागत की तस्वीरें भी सामने आई। हाफिज सईद और जाकिर नाइक से जहीर के गहरे रिश्ते हैं। यह लश्कर के सह-संस्थापक आमिर हमजा से भी कनेक्टेड है। जहीर भारतीय भगोड़े और कट्टरपंथी प्रचारक जाकिर नाइक के संपर्क में भी है। दोनों की मुलाकात अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में हुई थी। जहीर 1-2 साल नहीं, पिछले 24 सालों से हाफिज सईद के संपर्क में है। हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की, जो मारा जा चुका है, इसके संपर्क में भी जहीर रह चुका है। ढाका में जहीर ने निब्रास इंटरनेशनल स्कूल के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अहले हदीस मूवमेंट बांग्लादेश के प्रमुख असदुल्लाह अल गालिब से मिलने की योजना भी बनाई है। यह वही संगठन है जिसे पहले चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ा था। सुरक्षा जानकारों के अनुसार यह गतिविधि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता फैलाने की बड़ी साजिश हो सकती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में सल्फी नेटवर्क की बढ़ती मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब तक जहीर की यात्रा पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आतंकी को भेजने वाला मुनीर, बांग्लादेश में जहर उगल रहा जहीर। पाक की आतंकी साजिश का शोर, ऑपरेशन सिंदूर से प्रहार घनघोर। जहीर राजशाही और चपाइन वाबगंज जैसे भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों का दौरा कर चुका है और अब यह रंगपुर भी जाने वाला है। यह जहीर की पहली यात्रा नहीं, बल्कि इस साल की दूसरी बांग्लादेश यात्रा है। फरवरी 2025 में भी वह 1 हफ्ते से ज्यादा बांग्लादेश में रुका था।
भारत की सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उसकी यात्रा का एजेंडा काफी चिंताजनक है। वह रंगपुर, लालमोनीरहाट, नीलफामारी, जयपुर हाट और नागांव में स्थानीय धार्मिक समूहों से लगातार मिल रहा है। वह 6-7 नवंबर को राजशाही के पाबा उपजिला के डांगीपुरा में होने वाले बड़े सेल्फी सम्मेलन में हिस्सा भी लेगा। यह 8 नवंबर को पाकिस्तान लौटेगा। जहीर के जहरीले भाषण को सुनिए। इसने बांग्लादेश में कहा कि इस्लाम के लिए खुद को और बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक सभी मुसलमान सेकुलर ताकतों के खिलाफ एकजुट होंगे। उसने भाषण में कश्मीर का भी जिक्र कर दिया और कहा कि कश्मीरियों को आजादी से वंचित किया जा रहा है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह कश्मीर में हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मसले पर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, कुछ सवाल हमने तैयार किए, लोगों से उस पर उनकी राय जानी। लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल हमने पूछे उसमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, एलओसी पर पाक के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारी पर आपकी राय क्या है? 45% लोगों ने कहा कि पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब। 18% लोगों ने कहा पाक की साजिश नाकाम। 34% लोगों ने कहा घुटनों पर अब पाकिस्तान आ चुका है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आतंकी हाफिज सईद के करीबी का बांग्लादेश दौरा, आखिर इसके मायने क्या है? 18% लोगों ने कहा पूर्वोत्तर में बड़ी साजिश के संकेत हैं। 13% लोगों ने कहा लश्कर की साजिश बेनकाब हुई है। 45% लोग मुनीर और यूनिस गठजोड़ की बड़ी साजिश के तौर पर इसे देख रहे थे और 24% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और तमाम सारी चीज़ों को भी कोशिश करेंगे। AK सिवात साहब जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। हामिद खान पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हामिद खान के साथ चलता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। हामिद साहब, भारत में चूंकि नोटम जारी किया गया है, 3 बार जारी किया है। नोटम मतलब तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास होता है और भारत के राष्ट्रपति ने आज लड़ाकू विमान से उड़ान भी भरी है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा? क्या कुछ ज़्यादा ही डर है पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया मनोज जी। डर नहीं है, हमारा नोटम भी आपको सरप्राइज करेगा, ऐसे ही सरप्राइज करेगा जैसे हमने आपका ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था उसको तंदूर की तरह जला के रख दिया और मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद अब आपका जो कोशिश है कि कोई दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मजीद मोदी की मार कुटाई करवानी है और मजीद ट्रंप से भी जलील होना, मोदी के लिए मजीद जो इंडियन मीडिया है उसको भी मजीद हम शर्मिंदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं बार बार कहता जा रहा हूँ वो ये कि आज जो कुछ इंडियन मीडिया और जो इंडियन गोटी मीडिया कर रहा है वो ही गड़ा खोद रहा है, कब्र में धकेल रहा है इंडिया को और इंडिया की तबाही का जिम्मेदार है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडिया में माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को ये कह के डराएंगी कि सो जा बेटा मुनीर आ जाएगा, सो जा बेटा फील्ड मार्शल आ जाएगा। मैं क्या बात है, कह रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। आप इतने डर गए हैं मुनीर से, हाँ। आप इतने खौफजदा हैं पाकिस्तान से, हाँ। कि आपको 25 बार 30 बार तो ट्रंप याद करा चुका है कि आपके राफेल गिराए गए। उसके बाद पूरी दुनिया आपके ऊपर थू थू कर रही है। उसके बाद आपके ताल्लुकात अपने आप भूल गए, आप हामिद साहब भूल गए, आप हामिद साहब भूल गए कि भारत की मिसाइलें तो सीधे के सीधे गई और पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा ऐसे ठिकाने थे वहां पर गई, ब्लास्ट हुआ, कई लोग वहां पर घर मारे गए, घायल हो गए। हमने कहा वो आतंकी संगठन है, वो आतंकी के ठिकाने हैं। आप कह रहे कि नहीं साहब बेवजह बेगुनाहों पर हमला कर दिया भारत ने। तो जब भारत ने कर दिया तो 2-4 मिसाइल आप भी भारत में कर देते। जी 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 बिल्कुल, हमने इसीलिए आपका S-400 उड़ाया,
हमने आपके जितने मिलिट्री टारगेट्स थे अरे उनको तो उड़ाया तो आपने दिखाया तो कहां? मस्जिदों पे अटैक किया। हमने तो आपके एयर स्पेस उड़ा दिए, हवाई अड्डे उड़ा दिए, तमाम संगठन उड़ा दिए, देखिए, आतंकी देखिए, ठिकानों को उड़ा हमें- दिया, हमने वो तस्वीरें जी, भी जारी कर दिए। अरे कुछ मनोज तस्वीर जी, आप भी हमें मनोज भेज जी, दो, ट्रंप क्या कह रहे हैं? दिखा दो, अभी दिखा दो। देखिए, राहुल अरे गांधी कुछ क्या तस्वीर कह दिखा रहे दो। हैं? ट्रंप आप तो क्या देखो कह पूरे रहे हैं? देश के प्रियंका सामने, गांधी क्या आमिर कह साहब रही है? पूरे भारत के सामने बैठे ट्रंप क्या कह रहे हैं, हैं? आप कुछ तस्वीर राहुल दिखा गांधी क्या दीजिए। कह रहे हैं? देखिए, तस्वीर। ट्रंप क्या कह रहा है, राहुल गांधी क्या कह रहा है, उसके बाद प्रियंका गांधी क्या कह रही है, उसके बाद आपकी अपनी बीजेपी सरकार के लोग कह रहे हैं कि मोदी ने मरवा दिया है आपके फौज। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमने इतने विमान गिरा दिए तो भारत को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं गिराए हैं, हमने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अपनी बात कर दी है। और सुनिए, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिनकी आजकल पाकिस्तान से पींगे हो रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि साहब मैंने रुकवाया। तो क्या कहा? बोले तुमने नहीं रुकवाया और तुम्हारे कहने से हमने नहीं रोका है। नहीं, पाकिस्तान की हिम्मत क्यों? अरे भारत की तरफ से कहा, विदेश मंत्रालय का वक्तव्य आ गया, देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ गया, आपने माफिया स्टेटमेंट आ गया, आपने युद्ध खत्म करने की माफी मांगी। मनोज देखे, पूरी दुनिया तो झूठ नहीं बोल रही ना। अच्छा किसने माफी मांगी? किसने? आप एक माफी दिखा दीजिए। देखिए आप पूरे भारत की आवाम के सामने बैठे हैं, मुझे भारत की सरकार की तरफ से एक माफी दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। दिखा दीजिए। आप अपनी लोकसभा की सिर्फ स्पीचेस पढ़ लें। आपकी लोकसभा में, पार्लियामेंट में तो खुद जाता हूं, जो कहा पार्लियामेंट में स्पीच सुनने में खुद जाता हूं। अरे सुनिए साहब, मैं खुद पार्लियामेंट जाता हूं जब सेशन चलता है। मैं आपको दावे के साथ भारत के एक राष्ट्रीय चैनल पर इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि भारत की संसद में भारत की सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी है। और अगर आप इस बात को लेकर कह रहे हैं तो आप मुझे एक स्टेटमेंट, एक अखबार की कटिंग दिखा दीजिए, बयान दिखा दीजिए। मनोज जी, सरेंडर मोदी किसको कह रहे हैं? राहुल गांधी सरेंडर मोदी। आपके मैं आप क्या? अरे आप मुझे तो बयान दिखा दीजिए कि भारत ने माफी मांगी है। आप मुझे बयान दिखा दीजिए कि भारत ने माफी मांगी है। अरे भाई, सरेंडर का मतलब क्या होता है? मोदी सरेंडर मोदी लोकसभा में कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहा है। सरेंडर मोदी कौन कह रहा है? पाकिस्तान की संसद में शहबाज के बारे में क्या बोला जा रहा है, मुनीर के बारे में क्या बोला जा रहा है, बलूचिस्तान के सांसद क्या बोल रहे हैं। देखिए विपक्षी पार्टियों को छोड़ दीजिए। आपने कहा ना कि भारत ने माफी मांगी, आपने कहा भारत ने माफी मांगी, सरकार ने माफी मांगी, मुझे एक माफी दिखा दीजिए। सीना ठोककर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमने हमला किया। और सुनिए, अभी 4 दिन पहले कहा कि दोबारा घर में घुसकर ठोकेंगे। दोबारा कहा। अरे माफी मांगने का सवाल पैदा नहीं होता। आपके प्रधानमंत्री साहब को तो सांप सूंघ गया है जब से उनको मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर, अच्छा कमाल करिए। अच्छा देखिए, सिवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब देखिए, सिवाज साहब भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सिवाज साहब, आप हामिद साहब कह रहे हैं, मैं उनकी मजबूरी को समझता हूं, वो पाकिस्तान में, हम भारत में। हामिद साहब कह रहे हैं कि साहब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत में हमला किया, भारत ने माफी मांग ली। मैं कहां कहूं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि हमारे सांसद, सुनिए, अरे हमारे भारत की डिप्लोमेसी को देखिए, हमारे भारत के सांसदों के दल बने, पूरी दुनिया में घूमे और पूरी दुनिया में घूमकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ठोका और फिर ठोकेंगे। सिवाज साहब मैं गलत बोल रहा हूं? अरे भारत बिल्कुल गलत। देखो ये सच्चाई है मनोज, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर हमने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। और ये सच्चाई है, जो 6-7 की रात थी उसमें हमने इनके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, जिसके अंदर जैसे मोहम्मद लश्कर तोबा है और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर थे, मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद में 100 से 150 आतंकवादियों को मारा।
उसके बाद जब इन्होंने पलटवार करने की कोशिश की तो जो हमारा एयर डिफेंस, जिसको इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, आकाश तीर है, उसने इसकी हर एक मिसाइलें जो है नाकाम कर दी। और उसके बाद हमें रात 9-10 को जब इनके 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड, चाहे वो सरगोदा था, नूर खान था, रहीम यार खान था, जोकोबाबाद था या स्कार्दू था, उसको हमने इनके कम से कम 10 से 12 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 6 एयरक्राफ्ट तो इनके एक प्रकार हैंगर में थे, उनको बर्बाद किया। आज भी इनके जो एयरफील्ड है नॉन ऑपरेशनल हैं। और ये सच्चाई हो, 4 दिन के बाद पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे वो भारत के डीजीएमओ के आगे गिड़गिड़ाए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अब इस बहुत हो गया, सीज फायर कर लो। तो ये बात है, ये सच्चाई है। जो अब बात बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो वो तो हर स्टेटमेंट बार बार बदलते हैं, वो तो कहते हैं मैंने तो 9 युद्ध रुकाए हैं, जबकि भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि इसके अंदर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध जो 4 दिन का था, जिसके अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार पड़ी, वो रुका है क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है, पॉज है, और पाकिस्तान को पसीने आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, और उसके साथ इनकी जो अफगानिस्तान के साथ, देखो इनकी टर्की के अंदर जो बातचीत हो रही थी वो भी फेल हो गई है। तो ये सच्चाई है। अब इनको अफगानिस्तान से जो तालिबान है उसको भी वो भी मार मारेगा। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हालात खस्ता कर रहा है। BLA बलूचिस्तान में, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा दुख की बात है, पाकिस्तान की जो हालात देखती हैं ऐसा लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने ऐसा लगता है लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POK और गिलगिट बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाइड किया है, वो वापस भारत में आएगा। मैं एक चीज और बताऊंगा मनोज, ये बार बार इस चीज को बोलते रहते हैं, ये इनको ये समझना चाहिए, ये कहते हैं हम आतंकवाद के विक्टिम है, हर जगह जाके बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का विक्टिम है। मैं ये कहता हूं कि जब यहाँ हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के अंदर, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, वो एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आसमान से नहीं गिरा, ये पाकिस्तान की मदरसा की क्रिएशन है। आज जो इनको मार रहा है, आज इनको जो तालिबान है जो अफगानिस्तान में, जब 15 अगस्त 2021 में वहां पर तालिबान की एक प्रकार गवर्नमेंट बड़ी थी, तो पाकिस्तान में घिए के दिए जलाए गए थे। हमें मालूम था कि इनके रिलेशनशिप ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इनके बीच के अंदर फॉल्ट लाइन बहुत है, क्योंकि अफगानिस्तान डूरल लाइन को नहीं मानता। पश्तून जो है दोनों तरफ वाले अफगानिस्तान में ज्वाइन करना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं, हुआ यही। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को हर जगह मार पिट रही है, पाकिस्तान घबरा हुआ है। जो त्राई शक्ति हम कर रहे हैं, इनको पसीना आने ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। ऐसा कौन सा देश है जो अपनी एयर स्पेस को बंद कर देगा? इसका मतलब डर, घबराहट, ये लगता है कि कहीं भारत, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ कि कब भारत आके इनको दबोच लेगा। और ये सच्चाई है। मैं तो ये कहता हूं दबोचने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद टूटने वाला है। तो ये सच्चाई मनोज, आप ये देखें, अभी भी दुख की बात ये है, अभी भी इसके बावजूद कि इनके हालात खराब हैं, अभी भी आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहे। अभी भी लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी इन्होंने बिठा रखे लॉन्च पैड में भारत की तरफ पुश करने के। अब ये जो जहीर इलाही है, इसको तो भेजा गया, जो हाफिज सईद का वो है, वो किस लिए कहा है बांग्लादेश में? जहर फैलाने, वो जहर फैलाने। वो बांग्लादेश लोग भूल गए कि जो इन्होंने जेनोसाइड किया था ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से, बांग्लादेश के अंदर 30 लाख औरतों का इन्होंने रेप किया, 25 से 30 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ भारत के अंदर आए। वो बांग्लादेश को याद होना चाहिए, ये वही पाकिस्तानी सोल्जर थे जिन्होंने उनके ऊपर जेनोसाइड किया। सच्चाई है, पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। ईरान के साथ इनके अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जैसे आतंकवादी भेजते हैं। तो ये मैं कहूंगा मनोज
कि पाकिस्तान एक डरा हुआ है, डरपोक देश है, एक वैसा देश है जिसने अपने सोल्जरों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था कारगिल में। मैं उस टाइम में कमांड कर रहा था बटालियन। बड़ी दुख की बात है, एक फौजी जो लड़ा अपने देश में, उसकी डेड बॉडी को लेने को मना कर दिया। क्या हुआ था इनका बांग्लादेश के अंदर 93,000 फौजियों ने अपने हथियार भारत के आपने अपना सामने मंत्र तो सुना ये दिया, तो मैं जवाब सच्चाई दूं? है कि आपको मैं कहता हूं मनोज, पाकिस्तान की ये असलियत है। पाकिस्तान थोथा चना वाजिब खाना। और ये भी बताऊं, ये जो आतंकवाद कहते हैं, बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हुए, बोए सेब आतंकवादी बबूल पाले के थे तो तो आम कहां से हुए? हामिद अच्छा, साहब, अब मैं जवाब देता हूं। अच्छा, आपने अपना भाषण पूरा कर लिया। अब हकीकत ये है कि हकीकत अगर भाषण आपने, नहीं था, ये हकीकत थी। अच्छा सिवाज चलें, साहब जो बता आपने रहे थे वो हकीकत मैं थी। इसको भाषण नहीं कहूंगा, नहीं, आपने आप भाषण कहते पूरा रहिए, किया। आप पाकिस्तान में बैठे, अच्छा, मैं मजबूरी समझता हूं, मुझे बोलने लेकिन ये दीजिए प्लीज। हकीकत है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, चले, आपने अपनी कविता सुना ली, ऐसे कर देते हैं, आपने अपनी कविता सुना ली। अब मैं आपको जवाब देता हूं। जवाब ये है कि पाकिस्तान आपके ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपको पहले से भी ज्यादा मारने को तैयार है, आपकी पिटाई और ठुकाई लगाने को तैयार तो है। इंतजार किस दूसरी बात का बात कर रहा यह है? है कि, नहीं तो इंतजार अच्छा किस बात दूसरी, का कर रहा है? मैं आपसे ये पूछा किस बात का इंतजार कर रहा है? आप शुरू करें ना, आपका चैलेंज अच्छा, है। क्यों हम क्यों तो क्यों? आप कहे ना, आप कह रहे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो हाँ, तो नहीं हुआ तो हरकत चैलेंज है करके दिखाए आपको। पाकिस्तान। चैलेंज है पाकिस्तान आपको, हरकत आपको करे। चैलेंज पिछली है। बार 9-10 ठिकानों पे किया था, इस बार सब चिन्हित है, हमारा व्यवस्था तो बनी हुई है। आपको चैलेंज है, हम तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। आप आए, हम आपको फिर जूते मारेंगे। नहीं अगली नहीं बात नहीं, सुनिए, देखिए अगली बात ये हम है। लोग नहीं चाहते हैं ऑलरेडी भारत और भारत की सेना, अच्छा, भारत की सरकार अच्छा, पाकिस्तान अगली की बात सुन लें। ये जो इंटरनेशनल पाकिस्तान के बेइज्जती 4 कर टुकड़े चुकी की बात है। कर रहे हैं, घर में घुस के देखिए कहां बटन दबाया था। मनोज, अब देखें, हमने सीमा पार नहीं की। मनोज, मनोज, हामिद साहब, मैंने सीमा जनरल पार साहब नहीं को की, बड़े बटन सुकून से दबाया सुना ना। और सीधे मिसाइल गई और अंदर जाके घुस के और होल कर दिया बड़ा वाला। आपको देखें, देखें, आपको जो मर्जी कविताएं सुनाता रहे मोदी, आप सुने, मेरा आप जवाब हकीकत। सुन लें। अब अगली बात सुन लें प्लीज। हाँ। अब ये कहते हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े, पाकिस्तान तो इंशाल्लाह कायम रहेगा। अलबत्ता मोदी जो है वो इंडिया का गोरबाचोव साबित होगा। जब खालिस्तान बनेगा, जब कश्मीर आजाद होगा, अच्छा। जब आसाम और नागालैंड बनेंगे, जब ओहो। कश्मीर के साथ साथ आप भारत के 8 टुकड़े होंगे, तब आपको पता चलेगा कि गोरबाचोव कौन है इंडिया का, इंडिया का गोरबाचोव। अगली बात सुन लें। अच्छा, अगली बात भी सुन लें। हाँ। फिर उसके बाद आपने अफगानिस्तान के आगे जिस तरह घुटने टेके हैं, आपके अपने इंडिया में लोगों ने आपको जलील किया है कि आप अफगानिस्तान के आगे झुक गए हैं, अफगानिस्तान के आगे आप घुटने टेक रहे हैं कि पाकिस्तान के अच्छा, साथ मिर्ची जंग लग करो। गई। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए, भारत से मदद मांगने आए कि साहब आप हमारे यहाँ पर विकास की परियोजनाएं बना रहे हैं और बनाइए, हमारी और मदद की, तो आपको मिर्ची लग गई कि साहब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत क्यों आए? मिर्ची लग गई आपको। और आप कह रहे हो वो हमारे घर पर आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, ये भारत का स्लोगन है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब अपने जो राइटर्स हैं, आपके एनालिस्ट खुद कह रहे हैं। अगली बात सुने। हाँ। पवीन, अगली बात सुनिए मनोज। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो आपको इसलिए खटकती है कि अब बांग्लादेश के लोगों को पता चल गया कि किस तरह इंडिया ने हमें धोखा दिया, किस तरह आपको उसने बताता हूं क्यों पाकिस्तान आर्मी खटकती के है। खिलाफ झूठी कहानियां सुनाई, मेरे पाकिस्तान हामिद साहब, आर्मी के आपको खिलाफ पता है, झूठी कहानियां सुनाई। आपको पता है अभी पाकिस्तान के सेना के बड़े अफसर यूनिस से मिले थे। यूनिस ने उनको एक किताब भेंट की है। उस किताब में जो नक्शा है, उस नक्शे में भारत के नॉर्थ ईस्ट को, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो असम है, उसको दिखाया गया है। तो हमको यूनिस खटकेंगे नहीं, खटकेंगे नहीं। अरे यूनिस अगर खटकेंगे तो हम उनको खटकाएंगे, बात को समझिए। नहीं, आप ये समझ लें कि हम खटकाएंगे। अगर हम बांग्लादेश को, देखिए सिवाज साहब बैठे हैं, सिवाज साहब उस समय फौज में थे, अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से बचा सकते हैं, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पे ला सकते हैं, तो बांग्लादेश में भी उंगली भी कर सकते हैं, बांग्लादेश में मिसाइल भी कर सकते हैं। क्यों सिवाज साहब? इसीलिए तो देखो, आप इंडिया डर रहा है कि बांग्लादेश की जब बात करते हो, अभी मैं बोल लूं, बांग्लादेश की जब बात आपने बताई, तो देखो एक ये सच्चाई है कि बांग्लादेश जो है वो भारत पे, उसको बोलते हैं इंडिया लॉक कंट्री।
क्योंकि 95% जो उसका बॉर्डर है वो भारत के साथ मिलता है। वो एक जैसा है, भारत में खाने का सामान, भारत में रॉ मटेरियल, भारत में खाद्य मटेरियल भारत से ही जाते हैं। और ये भी सच्चाई है, भारत से ही ऑयल वो समंदर रिफाइन तो होके वैसे ही है ना बांग्लादेश में उधर। जाता। और आप सुन लें वो यार, जो आप सी देखो, प्लीज फॉलो द अरेबियन रूल सी ऑफ द है। गेम, प्लीज फॉलो द रूल ऑफ द गेम। आपके अपने टर्न में बात करें तो देखो ये सच्चाई है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने को भारत ने आजादी दिलाई। और अगर बांग्लादेश एक प्रकार से लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा था तो उसकी वजह थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने अच्छा किया है। शेख हसीना का जो टाइम था 15 साल, वो गोल्डन पीरियड था। और उसकी वजह यह थी कि शेख हसीना गवर्नमेंट के भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और भारत ने बांग्लादेश की बहुत मदद की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए। इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल है वो भारत से जाता है। ये सच्चाई है। भारत और बांग्लादेश के जो अच्छे रिलेशन थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खटक रहे थे। और ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं अब उनको, बांग्लादेशियों को, क्योंकि ये नए लोग हैं, इनको पता नहीं होगा 71 के बाद ये वही पाकिस्तान है जिसने एक जेनोसाइड किया था 1971 के अंदर। मगर ये सच्चाई है कि बांग्लादेश आपने यही के कहानियां अंदर सुनाई। जो मैं तो ये पाकिस्तान को कहता हूँ, खुशहाली नहीं ला सकता, एक आतंकवाद ला सकता है। जो आतंकवाद पाकिस्तान में था वो एक्सपोर्ट करके अब बांग्लादेश में लेके जा रहा है। ये जो आपके जाहिर लाई जैसे लोग, ये या जाकिर नाइक जो गया है, आएगा बांग्लादेश में, ये आतंकवाद के अलावा और कुछ पैदा नहीं कर सकते। तो जैसे बांग्लादेश एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जा रहा था, वो भी डूबेगा पाकिस्तान की तरह। कहता हम तो डूबे सिया, आपको भी ले डूबेंगे। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान किसी की मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक आतंकवाद ही फैला सकता है। और एक मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में, ये जो रोहिंग्याज हैं जो 10 से 12 लाख कोक्स बाजार में बैठे हैं, इनकी आईएसआई इनको एक प्रकार से रेडिकलाइज करके भारत की तरफ भेजने की कोशिश करी। वो अलग बात है, भारत इसके लिए चौकन्ना है। मगर ये सच्चाई है कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनको भी तैयार करने बांग्लादेश को समझ आना चाहिए। पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो आपको डुबो देगा, आपके अंदर आतंकवाद पैदा करेगा, आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी वो भी जीरो हो जाएगी। मैं यही कहूंगा मनोज कि पाकिस्तान जो है वो किसी का सगा नहीं, वो तो जहां भी जाएगा दीमक की तरह उस देश को खा जाएगा। अच्छा मनोज जी, बड़ा भाषण दिया। फिर एक बार मैं कहता हूँ कविताएं सुनाई, भाषण दिया। हकीकत तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ। अच्छा मैं बताऊं, हकीकत ये है कि जब से बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आया है, दोबारा से मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं। हकीकत ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से आपको पिछाड़ा है, अब आप अपने पिछवाड़े को सेक रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के जो पिछवाड़े में जो 9-10 होल किए हैं भारत ने, पाकिस्तान के पिछवाड़े में इतने बड़े बड़े जो होल किए 9-10, उन होल के बारे में भी तो कुछ करिए ना। पाकिस्तान ने, आपका तो नहीं आ पाया एक भी, पाकिस्तान का एक भी नहीं आ पाया भारत में। पाकिस्तान का एक भी आ पाया क्या? पाकिस्तान का एक भी मिसाइल आ पाया क्या अंदर? भारत के पहुंच गए ना, भारत के अंदर पाकिस्तान की सीमा में पहुंचे। हम तो अंदर नहीं घुसे, बटन दबाया था तब देखिए 9-10 होल, इतने बड़े बड़े होल हैं। लेकिन जब अंदर घुस गए तब क्या करेंगे? जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। हाँ। अब जो बांग्लादेश कर रहा है उस पे आपको ये लग रहा है कि आपने जो सारी हसीना वाजिद पे इन्वेस्टमेंट की थी वो जाया हो गई। इसी तरह अब आप अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब आपकी जल्दी वो भी जाया हो जाएगी, क्योंकि वहां भी अब रिजीम चेंज होने वाला है। एक बार फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह, वहां पर आप देखिएगा कि हमारे दोस्त जो हैं वही आ जाएंगे ताकत में। अगली बात भी सुन लें, अब इंडिया जो कोशिश कर रहा है कि वहां से अपना दोबारा से जो कुछ रॉ के जरिए जो पाकिस्तान में टेररिज्म ला रहा है, पाकिस्तान ने चुनौती दे दी कि हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे जो भी आएगा पाकिस्तान, चाहे वो इंडिया के रास्ते से आना चाहे या अफगानिस्तान के रास्ते से, कोई भी टेररिज्म पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुनीर जो है वो अब आपके लिए डरावना ख्वाब बन गया है। भारत जिसका दोस्त होता है, भारत जिसका दोस्त होता है, सीना ठोक के उसकी मदद करता है। देखिए शेख हसीना, रे सुन लीजिए जनाब सुन लीजिए, शेख हसीना और भारत के रिश्ते अच्छे थे। शेख हसीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भारत ने शरण दी और ठोक कर शरण दी। और बांग्लादेश को अगर कुछ उखाड़ना हो तो उखाड़ के दिखा दे, लेकिन उखाड़ नहीं सकते।
बांग्लादेश राह की जानता है एजेंसी तो कि राह जब वो थी उसको पाकिस्तान शरण से देने की। लड़कर उसको न्याय दिला सकता है तो फिर हिंदुस्तान बांग्लादेश के राह की लक्ष्य को भी एजेंट थी मिटा हसीना सकता है। वाजिद, तो पूरी राह बात थी, सुन लीजिए। उसको दूसरी संभालना बात, था। अगर उखड़ना है तो उखड़ के दिखा दीजिए। शेख हसीना भारत में है, कर लीजिए क्या बिल्कुल करना है। है। नंबर दूसरी नहीं, बात हमें उसकी जरूरत नंबर ही नहीं है, दूसरी आप बात अपने पास नंबर रखें। दूसरी बात अब आपकी क्या हो एजेंट रहा है, है। अपने पास अब रखें। यूनिस और पाकिस्तान खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि दोनों का दुख दर्द एक ही है कि चलो भाई दोनों मिलकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, आपको डर लग सफल रहा है नहीं ना, हो पा रहे आपको ज्यादा हैं डर क्योंकि लग रहा है आर्थिक ना। मोर्चे पर भारत बढ़ रहा है लगातार। हमारा डिफेंस सेक्टर अगर आप देखेंगे ना, भारत के डिफेंस सेक्टर उसकी आत्मनिर्भरता को देखकर आप अपना बजट बना रहे हैं। लेकिन अब हमने आपको दूसरी उसको- तकलीफ कि पाकिस्तान के एक और पिछवाड़ा जो उस तरफ है, उधर क्या हो रहा है? उधर तालिबान होल कर रहा है, उधर टीटीपी होल कर रहा है, बलूचिस्तान उधर- होल कर रहा है, फिर पीओके में होल हो रहा है। आपके- इतने सारे भारत ने तो 9-10 होल किए पिछवाड़े में, लेकिन आपके आपके सारे अपने ही ख्वाब जो है पाकिस्तान वो- में आप पाकिस्तान की सारे- सेना और पाकिस्तान के सैनिकों, अच्छा बताइए पाकिस्तान की सेना को क्यों मारा जा रहा है? पाकिस्तान के सैनिकों को क्यों बलूचिस्तान मार रहे हैं? क्यों तालिबान के लड़ाके मार रहे हैं? क्यों बिल्कुल टीटीपी भी हमला कर रहा है? आप- मुझे बता आप दीजिए। देखें, हमने सारा सफाया किया हुआ है। हम सफाया कर रहे हैं इंडिया के रॉ एजेंट्स का। जो रॉ एजेंट, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे अरे वो इससे टीटीपी की तालिबान को शक्ल तो में आप हो, ही ने पाला हम है। उसका इससे सफाया- तालिबान की तो आप ही ने जी, मदद की है। जी, तालिबान की। और तो आपको शायद मेरा ख्याल है तो ये रॉ के जो लोग रॉ कहां हो के गए? ये जो तो तालिबान है ना, टीटीपी वाले हैं। एजेंट हैं जिनसे इंडियन करेंसी मिलती है, जिनसे इंडियन करेंसी मिलती है, वो हमारे पाले हुए नहीं है। जिनसे इंडियन करेंसी नहीं मिलती तो है, भारत इंडियन जिनसे करेंसी, असला भारत मिलता है, इंडियन वो करेंसी हमारे कभी पाले हुए नहीं आतंकवाद है। के लिए नहीं देता है। भारत इंडियन इंडियन करेंसी करेंसी जिससे डैम मिलती बनाने है, के वो लिए देता हमारे है, लिए जो रॉ विकास की एजेंट है। परियोजनाओं के लिए देता है, सड़क बनाने के लिए जी, देता है। जी। पाकिस्तान की तरह मैं नहीं देता है आपको कि जाइए इतिहास घुसपैठ बता कीजिए रहा और हूं। आतंकवादी घटना कीजिए। मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। इतिहास ये है कि आपके टीटीपी के जो इंडिया के एजेंट हैं, उनसे इंडियन करेंसियां निकलती हैं। वो जो है वो मुसलमान भी नहीं होते हैं, वो रॉ के एजेंट होते हैं जो कि दाढ़ियां लंबी करके आ जाते हैं। फिर उनको हम मारते हैं, उनके फिर हम पतलून उतार के दुनिया को दिखाते हैं कि ये मुसलमान भी नहीं है, ये सर्कमसाइज्ड भी नहीं है। फिर आपको पता चलता है। फिर मैं कहता हूं कि मोदी को जब हम एक्सपोज करते हैं पूरी दुनिया में, तो फिर पूरी दुनिया मोदी पर थूकती है कि मोदी और उसका मीडिया सबसे ज्यादा झूठा है। मोदी का मीडिया जो है, उसने कहानियां बनाई कि लाहौर में पोर्ट पे चढ़ गए। लाहौर में पोर्ट में अब क्या कहूं, किसने बनाई? आप मुझे अच्छा, ये बताइए, बताइए। आपके मीडिया का क्या हाल है? ये बताइए, जब आपका तो इतना बुरा भारत हाल ने है। पाकिस्तान के, आपने कहा ना कि धार्मिक ठिकानों पर हमला किया, भारत ने जब हमला किया तो तमाम दुनिया के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के परिवार के लोग उन धार्मिक ठिकानों से क्यों और निकले? तो बच्चों पे आपने उनके हमला शव, किया, उनकी बिल्कुल। लाशें आप कितने क्यों गुस्से निकली? हैं। और जब उनको दफनाने गए तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आप पुलिस के कितने- लोग वर्दी में क्या कर रहे थे? जरा मुझे जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। आप इतने धार्मिक कावड़ हैं ठिकानों कि पे आपने आतंकवादियों बच्चों को ठहराया 7 जाता है साल के क्या? बच्चे पे बम मारा। आप इतने कावड़ हैं कि आपने बच्चों पे बमबारी की। आप इतने डरपोक हैं कि आपने मस्जिद पे हमला किया। आपने मदरसे पे हमने हमला मस्जिद किया। पर हमला आपके किया तो अंदर जुर्म मस्जिद थी से नहीं कि निकला हमारे क्या? किसी, आदमी अरे की भाई, जगह पे दफनाने हमला तो आप ही करते। लोग गए थे आपने ना, तो वहां हमला किया जहां पे चीख और चीख भी के। सिविलियन थे, इनोसेंट जैश थे, ए मोहम्मद, बूढ़े थे, लश्कर के बच्चे थे। आतंकवादियों ने कहा कि सब परिवार आपको बर्बाद कर दिया आपको मेरा, तो शर्म आनी मेरी चाहिए। पत्नी मार डाली, मेरे परिवार के लोग मार डाले। तो धार्मिक, आपके जो धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक अड्डे हैं, क्या उनमें आतंकवादी और आतंकवादियों के परिवार के लोगों को रखा जाता है क्या? पूछना चाहता हूं आपसे। चले गए, क्या हुआ? होल हो गया सिवाज साहब? हाँ बिल्कुल होल हो मनोज। गया लगता है, चले गए। हाँ देखो झेल नहीं मनोज, पाए। सच्चाई यह है कि सच्चाई नहीं फेस कर सकते। हाँ। ये जो पाकिस्तान के बिकाऊ आपके सामने आते हैं बोलने के लिए, क्योंकि इनको एक स्क्रिप्ट दी हुई आईएसआई ने, वो उसी के तहत बोलते हैं। डर है उनको, खौफ है, अगर सच्चाई बोल दी तो कहीं ना कहीं उनको रात को उठा लिया जाएगा। और सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान ने एक आतंकवाद का गढ़ तो है। जो चंद एक बातें बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको ये बताऊंगा कि जब इनके ऊपर हमला हुआ था, इनके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुए थे मुदिरका, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में, तो वहां 150 से करीब आतंकवादी मारे गए थे। उनको दफनाने के लिए पुलिस आई, फौज आई,
और उसके बाद डर देखो कितना है। आज उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया 200 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि तालिबान उधर से मार रहा है, तालिबान के अफगानिस्तान तो जाए कहाँ। ये भी सच्चाई है कि जो अगर 100 टॉप टेररिस्ट है वर्ल्ड के, उसमें से 87 पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान से रूट है उनकी। तो ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जो तालिबान के टीटीपी है, ये इनके मदरसा में पढ़े थे। और ये तालिबान जो है अभी अफगानिस्तान में, वो भी तो पाकिस्तान में ही पले पोषे हैं। तो पाकिस्तान तो पैदा करता है आतंकवाद, वो एक ही चीज एक्सपोर्ट कर सकता है, आतंकवाद। वैसे इकोनॉमिकली क्यों टूटने को तैयार है? क्योंकि उसने आज तक अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नहीं, अपने इकोनॉमी का ध्यान दिया नहीं। वहां पर इंडस्ट्री तो है नहीं, एक ही इंडस्ट्री है, वो टेररिज्म की है उनकी। आप आज की तारीख में मनोज उनकी इकोनॉमिक हालात देखें, 4.5 बिलियन डॉलर करीब उनका एक का फॉरेन रिजर्व है, 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। उसके बाद इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, वो सब भाग गए हैं डर के मारे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ एक्सपोर्ट करती थी, वो भी ठप पड़ी है क्योंकि बिजली पानी नहीं है। तो पाकिस्तान की हालात इतनी है। वो क्या कह रहे हैं अभी जो डोनाल्ड ट्रंप को, कि भाई साहब आप आए, पासनी का जो आइलैंड है वो ले ले, हमारे से बेसिस ले लें, हम आपको जो ये क्रिटिकल मिनरल्स है उसको देंगे। वो है नहीं इनके पास, वो पता नहीं चोरी करके लेके आए। और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का भी आपके साथ समझौता करेंगे। तो पाकिस्तान बिकाऊ है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कुछ अमेरिका भी कर सकता का है। और लाडला हो पाकिस्तान की गया है। सरकार में जो बैठे हैं सेना के जो मुखिया हैं मुनीर, वो सोच रहे हैं कि जो भी कुछ है बेच बाच के अलग करो, पैसा लेके अलग करो, पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा। यहाँ की जनता कभी भी तख्ता पलट कर देगी। और वहाँ पर जो सेना है, सेना में भी मुनीर को लेकर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। हमने 2 सवाल और पूछे अपने दर्शकों से। एक और सवाल हमने पूछा, क्या हाल के वर्षों में एशियाई देशों में फैले अशांति का जिम्मेदार पाकिस्तान है? अब यहाँ पर लोगों की राय निकल कर आई। करीब 87% लोगों ने कहा हाँ, 8% लोगों ने कहा ना, 5% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भारत विरोधी एकजुटता पर आपकी राय। 47% लोगों ने कहा भारत का सख्त रुख है, 13% लोगों ने कहा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हस्तक्षेप करना चाहिए, और 32% लोग मुनीर और यूनिस की आतंकी चाल बता रहे थे। 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सिवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, एक तो ये पूरा जो रायता है, ये रायता किसी और ने नहीं, ट्रंप ने फैलाया है, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की। उनके बयान से पाकिस्तान की हिम्मत पड़ी। जिस पाकिस्तान की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, वो पाकिस्तान अब बोल बोल के माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, अभी कुछ घंटे पुरानी बात है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और पीएम शाहबाज से कहते हैं कि साहब ये एक महान प्रधानमंत्री है क्योंकि इनके पास एक ग्रेट फाइटर है, और वो ग्रेट फाइटर है आसिम मुनीर। वो आसिम मुनीर जिसे भारत ने पीटा, भारत ने उनके घर में घुसकर हमला किया। लेकिन ट्रंप के इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है, जो सेना है, उनके हौसले बुलंद करते हैं। उस देश के, उस सेना के हौसले बुलंद करते हैं, उस आईएसआई के हौसले बुलंद करते हैं जो आतंकवाद के खून से जिनके हाथ रंगे हुए। और अमेरिका पर जब हमला हुआ तो उसका भी सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन, पूरे दुनिया में उसने छुपने की कोशिश की, लेकिन उसको सबसे सुरक्षित जगह आतंकवादियों की पाकिस्तान मिली और आखिरकार अमेरिका ने उसे वहीं से पकड़ा। उस पाकिस्तान के लोगों की तारीफ ट्रंप करते हैं। देखो सच्चाई ये मनोज, ट्रंप जो है एक ट्रांजिशनल लीडर है। वो बिजनेसमैन ज्यादा है और एक प्रकार प्रेसिडेंट कम है। वो अपने देश का फायदा देखते हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। ये सच्चाई वही है जो ट्रंप 1.0 में उसने पाकिस्तान को बोला था कि इन्होंने हमारा मूर्ख बनाया। 33 बिलियन डॉलर जो आज तक हमारे से मदद ली, उसका आधा पैसा ये तालिबान को दे देते रहे जो कि हमके साथ लड़ रहा था। तो अभी जो सच्चाई आपने पेश किया कि उसको क्या चाहिए, वो पाकिस्तान आज उसके लिए लाडला क्यों होगा? जैसे मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में उसका बिजनेस का एक प्रकार फैमिली इन्वॉल्व है। वो चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस पाकिस्तान के साथ करे। जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पासनी एक आइलैंड है,
वो देने को तैयार है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी बेसिस खोल दी हैं। देखो, जब अल जवाहिरी अल कायदा का लीडर मारा गया था काबुल के अंदर 2-3 साल पहले, तो वहां से ड्रोन कहाँ से उड़े थे? जो वो भी पाकिस्तान से उड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान बेस देता है। अब वो कहता बागराम अगर आपको एयरफील्ड चाहिए तो पाकिस्तान दलाली करेगा तालिबान गवर्नमेंट के साथ। तो पाकिस्तान आज अमेरिका का लाडला इसलिए होगा कि अभी लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ये बिकाऊ है। चंद एक डॉलर दिखाओ, जो चाहेगा वो करेगा। ये दुख की बात है, मगर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है वो है, उसको ये समझ नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप को कि जो भारत एक उसका नेचुरल अलाई है, आज वो उसको जी घुमा रहा है। और वो जी आज वो नोट करेगा। मैं कहता हूं आने वाले कुछ एक टाइम में जी। जो डोनाल्ड ट्रंप इसको रियलाइज करेंगे कि उसकी ये जो फॉरेन पॉलिसी थी एक बहुत गलत थी। भारत जैसा देश और इस बात का जो कि विरोध हम देख रहे हैं सिवात साहब कि खुद अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जो विस्तार से मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आइए अब नजर डालते हैं कुछ तेज रफ्तार